स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज ये एक सेल का न्यूक्लियस है, ये उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स है। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मोशन करता है। तो इस मोशन को जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। इसके अलावा देखिए ये इलेक्ट्रॉन अपने इर्द गिर्द भी मूवमेंट करता है इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भी मोशन करते हैं और आगे भी मोशन करते हैं। जो इसका अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मोशन है, इसको हम स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर आपने देखा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको अपने आर्मी मेडिकल कॉलेज एम कैडेट के नोट्स के हवाले से ब्रीफिंग देंगे कि हमने जो एम कैडेट के नोट्स बनाए हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर क्या स्पेशलिटी है, और इसके अलावा आप उन नोट्स को किस तरह से एसेस कर सकते हो, सब डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि ये हमारी आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो नोट्स एम कैडेट के, ये 2022 का न्यू एडिशन है जो अभी हमने लॉन्च किया है। ठीक है, और ये इसी मंथ हमने लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा देखिए फिर नीचे आ जाए, ये नोट सिर्फ और सिर्फ एम कैडेट के लिए। ठीक है, एम कैडेट का जो इनिशियल टेस्ट है उसके लिए है। इसके अंदर हमने ये डेमो नोट्स है। अगर आपने कंप्लीट नोट्स देने हो तो ये हमारा नंबर है, हम आपको इसके अंदर अपने डेमो नोट से आगाह कर देते हैं कि क्या क्या है इस नोट्स के अंदर। इस नोट्स की ऐसी क्या खास बात है कि अगर आप ये नोट्स ले लेते हो तो इससे आपका टेस्ट 100% गारंटी के साथ क्लियर होता है। ठीक है, और नोट्स देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। सो अगर आपको फिर पसंद आ जाता है हमारे सैंपल नोट्स तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा मैं नीचे एक लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, नीचे लिंक भी मैं दे दूंगा। उस लिंक पे आप क्लिक कर लें तो गूगल ड्राइव के अंदर मैंने ये नोट्स अपलोड किए हैं, आप वहां से ये नोट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, गूगल ड्राइव से ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इन नोट्स के अंदर हमने जो कंटेंट दिया है, अगर आपको ये चाहिए इसकी 5000 कीमत है। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ पास पेपर्स के क्वेश्चन चाहिए और आपने खुद सॉल्व करने हो, उसके अंदर इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह ना हो, क्वेश्चन हो, तो 1500 के आप ले सकते हैं। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज ये है कि इन नोट्स के अंदर हमने पास पेपर्स को सॉल्व किया है। अभी जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह देखिए ये 19 जुलाई का क्वेश्चन है, RWP मींस रावलपिंडी सेंटर में ये टेस्ट के अंदर आया था 19 जुलाई को। इसके अंदर सबसे अहम चीज ये है ना कि इसमें हमने MCQs को सॉल्व किया है बहुत ही यूनिक तरीके से। जिस तरह देखें ये एक MCQs आया है कि नेचर ऑफ कोबाल्ट इज, कोबाल्ट कौन सा मटेरियल है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि कोबाल्ट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, फिर हमने ये रीजन बताई है कि फेरोमैग्नेटिज्म क्यों है। फेरोमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स। तो देखिए हमने 19 जुलाई को ये नोट्स बनाए हैं। ये क्वेश्चन आज पेशावर सेंटर के टेस्ट में आया था। ठीक है, कि फेरोमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स। अभी डोमेन्स क्या होते हैं ये भी हमने बताया है कि देखिए 10⁻8 से 10⁻12 एटम्स जब एक साथ होते हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कंबाइन हो जाती है, उनको हम डोमेन्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कल लाहौर सेंटर में ये क्वेश्चन आया था कि एक मटेरियल है, उसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और उस मटेरियल को मैग्नेट ने अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया, तो आप बताएं कि ये कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है। तो अगर उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो ये आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, और अगर वीकली अट्रैक्ट करेगा तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा, और अगर रिपेल करेगा तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा। और ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल वाला MCQs है तो ये आया था 20 जुलाई को रावलपिंडी सेंटर में, कि आपने दो मेटल्स को अप्लाई किया। इस तरह से आपने दो मेटल्स को अप्लाई किया, उनके दरमियान आपने एक मटेरियल को हैंग किया है, और जैसे ही आप इन मैग्नेट्स को, ये दो मैग्नेट्स है A और B, जैसे ही आप इन मैग्नेट्स को करीब लाते हो तो ये मटेरियल ऊपर की तरफ जंप करते हैं। आप बताएं कि ये मटेरियल कौन सा है, तो जाहिर सी बात है जंप करने का मतलब क्या है कि ये रिपेल हो रहा है। तो अगर ये रिपेल हो रहा है तो इट मींस ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। फिर देखिए यहाँ पे हमने और भी एग्जांपल्स दिए हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स आयरन भी है, निकल भी है। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन नोट्स के अंदर ये है ना कि इनके अंदर हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया है, हर क्वेश्चन के साथ हमने रिलेटेड तमाम पॉइंट्स दिए हैं। तो अगर आप सिर्फ ये रिलेटेड पॉइंट्स कवर कर लेते हो तो आपको पूरा कोर्स देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है आपने तो अपने लिए इनिशियल जो आपका MD-CAT है उसकी तैयारी करनी है, उसका सिलेबस और इनिशियल टेस्ट का सिलेबस डिफरेंट है, पूरे सिलेबस को तैयार नहीं कर सकते।
इसलिए हमने यहाँ पे सेलेक्टेड चीजों को इकट्ठा किया है, वो पॉइंट्स इकट्ठे किए जो सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। अभी देखिए यहाँ से ये सारे पॉइंट जितने भी है ना, अभी इस छोटी सी जगह से 3 एमसीक्यूज रिपीट हो चुके हैं काफी मरतबा। फिर देखें यहाँ पे है कि जीरोग्राफी इज एप्लीकेशन ऑफ, आपको पता है जीरोग्राफी या जेरोक्स मशीन किसे कहते हैं, फोटोस्टेट मशीन को कहते हैं। ये किस चीज का एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। क्यों, आपने देखा है ना जो कूलम्स लॉ के बाद जीरोग्राफी वाला टॉपिक है, तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर है। फिर देखिए यहाँ पे हमने इसकी एक डायग्राम दी है, तो हमारे नोट्स के अंदर एक यूनिक बात यह है ना कि इसके अंदर हमने बहुत ही बेहतरीन डायग्राम्स दिए हैं ताकि आप विजुअली हर चीज को देख सको, अपनी आंखों से हर चीज को देख सको, और अपनी आंखों से देखने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए हर चीज के ऊपर। तो ये सबसे अहम बात इसके अंदर ये भी है कि इसमें हमने हर चीज को विजुअली एक्सप्लेन किया है ताकि आप अपनी आंखों से देखो। किस तरह भी देखें, यहाँ पे आपके पास जो पेपर है, पेपर के ऊपर सबसे पहले लाइट पड़ता है, जहां जहां पे लाइट पड़ता है वो जगह नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। आपके पास जो ड्रम होता है, ड्रम पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है। आपको पता है ड्रम के अंदर इंक होता है और ड्रम पॉजिटिवली चार्ज है। अभी पेपर के ऊपर जहां पे कुछ लिखना है या अगर तस्वीर बनी है तो सारा नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, और ये ड्रम पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और आपका तस्वीर बन जाती है। ये सिंपली इसके एप्लीकेशन है। तो देखिए चार्जेस है, इसके अंदर सबसे पहले चार्जेस है, और चार्जेस कौन से है, स्टैटिक चार्जेस है। स्टैटिक चार्जेस है और उनकी अट्रैक्शन है, तो जाहिर सी बात है दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है। तो अभी देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेचर ऑफ कॉपर इज, फिर यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि कॉपर की नेचर क्या है। ऊपर कोबाल्ट का पूछा है, तो अभी देखिए यहाँ पे कॉपर का नेचर पूछा है। तो हमने कहा है कि कॉपर इज अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है, और डायमैग्नेटिक मटेरियल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी पोरस ऑर्बिटल है वहां पे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा देखिए हमने दो यहाँ पे और भी पॉइंट्स बताए, जिस तरह देखिए मैंने फेरोमैग्नेटिज्म में आपको बताया था कि फेरोमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स, तो डायमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज ये एक सेल का न्यूक्लियस है, ये उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स है। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मोशन करता है, तो इस मोशन को जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। इसके अलावा देखिए ये इलेक्ट्रॉन अपने इर्द गिर्द भी मूवमेंट करता है इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भी मोशन करते हैं और आगे भी मोशन करते हैं। जो इसका अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मोशन है इसको हम स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर आपने देखा होगा केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में। इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। जिस तरह देखिए मैंने पहले बताया कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करेगा, और ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसी तरह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को वीकली अट्रैक्ट करेगा, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह देखिए और एग्जांपल्स क्या है, आज के टेस्ट में ये एमसीक्यूज आया था कि जिंक कौन सा मटेरियल है, द नेचर ऑफ जिंक इज, ठीक है। तो जिंक इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, और भी एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए फिर यहाँ पे बताया गया है कि सेकंड पेंडुलम की लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले आपको हमने ये बताया कि सेकंड पेंडुलम है क्या चीज, हर वो पेंडुलम जिसकी टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। अच्छा, अगर इसकी टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो आप बताएं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इजी है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है, आपको पता चल गया, ठीक है। इससे याद रखें टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये इस फार्मूले से हमने सॉल्व किया है। फिर हमने ये बताया कि इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर होगी। फिर हमने ये बताया कि अगर आप इसको स्पेस में ले जाते हो तो वहां पर इसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जी की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए। तो देखिए इन नोट्स के अंदर हमने काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, हर पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया है एमसीक्यू के साथ। अच्छा देखिए फिर यहाँ पे ये एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेमन सीरीज की आपसे वेवलेंथ पूछिए कि हाइड्रोजन एटम में लेमन सीरीज की वेवलेंथ क्या होगी, ये हमने वेवलेंथ बता दिया है। फिर उसके बाद हमने बताया कि लेमन सीरीज है क्या। अगर एक एटम है, लेट सपोज ये एक एटम है, ये इसके अंदर पहला ऑर्बिटल है जिसको n=1 कहते हैं, फिर n=2, n=3 और ऑर्बिटल से इस तरह। अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे n1 में, उसके जंप करने से जो एनर्जी रिलीज होगी तो उसकी वेवलेंथ ये होगी, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी हायर ऑर्बिट से n1 में जंप करने को लेमन सीरीज कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गई।
इसी तरह अगर वो N2 में आएंगे तो उसको बाल्मर सीरीज कहेंगे, N3 में अगर आएंगे तो उसको पास्चन, ब्रैकेट और पिपेंट, इसी तरह फिर आगे चलते जाए। ठीक है, देखिए अगर N1 में जंप करेंगे लाइमन, N2 में बाल्मर, N3 में पास्चन, N4 में ब्रैकेट और N5 में ब्रैकेट सीरीज। अभी देखें यहां से एक एमसीक्यूज आया था कल के टेस्ट में कि बाल्मर सीरीज कौन से रेंज में लाई करता है, अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, तो देखिए अभी हमने आगे इसको भी एक्सप्लेन किया है। देखिए लाइमन सीरीज जो है आपके पास ये अल्ट्रावायलेट लाइट में, बाल्मर सीरीज आपके पास विजिबल लाइट में होगा, फास्टन सीरीज आपके पास इंफ्रारेड में होगा, इसकी तरह ब्रैकेट और फीफेंट सीरीज आपके पास इंफ्रारेड और इंफ्रारेड में है। ठीक है, अच्छा देखें एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इनकी स्पीड क्या होती है, ये इनकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, ये चीज आप याद रखिए, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। इनके लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करते। इसी तरह जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वो अल्ट्रावायलेट होगी। अगर इनकी एनर्जी ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि लाइमन सीरीज की वेवलेंथ सबसे कम होगी। एमसीक्यूज बताने का मकसद आपको क्या था, आपको ये था कि अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वहां पे सबसे कम वेवलेंथ किस वेव्स की होगी, तो आप कह सकते हैं कि लाइमन सीरीज के जो वेव्स होंगे उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी और उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये एमसीक्यूज भी आपके टेस्ट में आ सकता है। अच्छा देखिए फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है वहां पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है। तो देखिए आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब्स में, और फेलोपियन ट्यूब्स में कहाँ पे होती है, एम्पुला, एम्पुला फेलोपियन ट्यूब्स, ये फेलोपियन ट्यूब्स के मुख्तलिफ रीजन्स होती है, वहां पे फिर एम्पुला के अंदर ये होती है। ठीक है, अच्छा देखिए फिर हमने ये बताया है कि अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो 14 डे पे ओव्यूलेशन होगी। ओव्यूलेशन क्या है, एक के रिलीज को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन क्यों होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। इसी तरह जो पॉलिकल सेल्स होते हैं जब वो एक को रिलीज कर लेते हैं तो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आगे मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। देखिए ये पॉलिकल सेल्स है, यहाँ पे इन्होंने एक को रिलीज किया तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो गई, कार्पस ल्यूटियम में। अभी इस कार्पस ल्यूटियम का काम क्या है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करेंगे। यही प्रोजेस्टेरोन एक्ट करेगा यूटेराइन सेल्स पर, ये यूटेराइन सेल्स पर एक्ट करेगा और यूटेराइन सेल्स को प्रिपेयर करेगा इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगी, इम्प्लांटेशन होगी यूटेरस में। ठीक है, और कौन सा हार्मोन यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन। ये एमसीक्यूज आया था कि ये कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम मेनली प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। ठीक है, अच्छा देखिए अगर ये हमने कहा है कि कार्पस ल्यूटियम रिग्रेसेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाएगा। इसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल डिक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल है, ओरेंज साइकिल है, वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए फिर यहाँ पे हमने बताया कि पायरामिड शेप कौन सी मॉलिक्यूल है। तो देखिए पायरामिड शेप ये विस्पर थ्योरी से सॉल्व होता है। विस्पर थ्योरी अगर आपको आता हो तो उससे सॉल्व होता है। फिर भी हमने यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज दिए हैं। देखिए CH4 का पहले हम बता देते हैं। CH4 टेट्राहेड्रल है, क्यों, क्योंकि देखें CH4 का शेप इस तरह है ना, इसके अंदर कोई लोन पेयर्स नहीं है, तमाम बॉन्ड एंगल्स एक जैसे होंगे, इसलिए ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। फिर अगर आप SnCl2 को देखें ना, तो देखिए SnCl2 का स्ट्रक्चर इस तरह है। इसके अंदर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका और वाटर का स्ट्रक्चर सेम होता है, ये कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं। आपको पता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन सबसे ज्यादा है। अच्छा अगर आप एमसीक्यूज आ जाए कि मैक्सिमम रिपल्जन कहाँ पे होगी, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सबसे ज्यादा रिपल्जन होगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। इसी तरह देखिए BF3 का जो शेप है वो ट्राइगोनल है, और बाकी इसके ऊपर हम एक डिटेल लेक्चर्स अपने फेड कोर्स के अंदर हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, जिसमें हमने विस्पर थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अच्छा देखिए फिर यहाँ पे वर्क डन का पूछा है कि प्रेशर ये है, वॉल्यूम इधर से इधर तक चेंज हो गया। आप बताएं कि वर्क डन क्या हुई, तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम आपको पता है, अगर वॉल्यूम 60 से 40 पे गया तो उसके अंदर 20 का चेंज है। इसी तरह प्रेशर भी 20 है, मल्टीप्लाई करें 400 जूल आपके पास आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। किस तरह, क्योंकि देखें
ये आपके पास लेट सपोज एक कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C, ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस यहाँ पे एक OH। अभी लेट सपोज यहां से ये OH जो है ना, यहाँ पे OH होता है। देखिए अगर ये OH माइनस यहाँ से चला गया, जाहिर सी बात है इसने अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस ऑक्सीजन से ये जो आपके पास लोन पेयर्स है ये इस तरफ आ जाएंगे। अगर यहाँ पे देखें आपके पास लोन पेयर्स होंगे तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होंगे वो यहाँ पे फिर आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। किस तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? इस OH माइनस को हर न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो क्या करेगा? रिप्लेस करेगा, ठीक है। हर O नेगेटिवली चार्ज आयन इस OH माइनस को रिप्लेस करेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे कहा है कि इथाइल एसीटेट ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा था? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था। तो अब बताएं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमने बताया है कि अगर देखिए रिएजेंट लिमिटेड हो, इथाइल एसीटेट लिमिटेड हो, तो आपके पास एक कीटोन बनेगा। और इसी तरह अगर आपके पास ये जो रिएजेंट ज्यादा हो तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो टर्शरी अल्कोहल होगा, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल आपके पास होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हवाले से। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आप स्ट्रक्चर देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? इसमें मेटालिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपके पास मेटालिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड। इसी तरह देखिए टर्शरी अल्कोहल को आप देख ली, ये टर्शरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। टर्शरी अल्कोहल में कार्बन के साथ क्या है? 3 मिथाइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, ठीक है। इसकी समझ आपको आ गई। अच्छा देखिए एक और चीज ये है ना कि टर्शरी अल्कोहल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। एक टर्शरी अल्कोहल और दूसरे टर्शरी अल्कोहल के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। अच्छा देखिए फिर कहा है कि लाइसोजेनिक साइकिल को लैक्टिक साइकिल में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। आपको ये देखिए ये पूरा साइकिल हमने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे पेग है, बैक्टीरियोपेग, इसकी DNA चली गई सेल के अंदर, एक बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरियोपेग एक्ट करता है बैक्टीरिया पे। देखिए अभी इसकी DNA यहाँ पे देखें, ये लाइसोजेनिक साइकिल है। यहाँ पर इसकी DNA सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो ये डिवाइड करता रहेगा। देखिए ये डिवीजन इसकी होती रहेगी, माइटोसिस मियोसिस। अभी देखिए 2 सेल्स यहाँ पे डिवाइड हो गए, आप चेक कर लें, हर के अंदर स्ट्रैंड आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें प्रोपेज, ये MCQs आता है कि प्रोपेज क्या होता है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम इन विच द पेग DNA इज इनकॉर्पोरेटेड इज कॉल्ड प्रोपेग, ठीक है। प्रोपेग का आपको पता होना चाहिए प्रोपेग क्या चीज है। प्रोपेग क्या है? जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर पेग का DNA या बैक्टीरियल DNA के अंदर जब पेग का DNA इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है उसको हम प्रोपेग कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें इसी तरह ये एक पीसफुल एनवायरनमेंट में सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं। अगर अभी देखिए अगर ये लैक्टिक साइकिल में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या होगा? देखिए लैक्टिक साइकिल में देखिए सबसे पहले ये एक सेपरेट, ये अपने लिए डिवाइड हो रहा है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम अपने लिए डिवाइड हो रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे बैक्टीरियोफेग्स बने, बैक्टीरियोफेग ने सेल को डिवाइड किया। तो लैक्टिक साइकिल में क्या होता है? लैक्टिक साइकिल में सेल की लाइसिस होती है। लाइसिस मीन सेल की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। इसी तरह देखिए जो आपके पास लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है ना, तो इसकी मिसाल किस तरह? गेस्ट की तरह। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आराम सुकून से रहता है। इसी तरह जो लैक्टिक लाइफ साइकिल है ना, ये एनिमी की तरह है। ये आपसे फायदा भी लेगा। फायदा किस लिए लेगा? क्योंकि इसके लिए होस्ट तो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया के बगैर तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो फायदा इसका ये हो गया कि इसकी डिवीजन भी हो गई और इस सेल को भी इसने किल किया, ठीक है। याद रखें बैक्टीरियोपेग जो है ना, बैक्टीरियोपेग इसके लिए होस्ट क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट MCQs है कि लाइसोजेनिक पेजेस आर कॉल्ड टेम्परेट फेज व्हाइल लैक्टिक पेजेस आर कॉल्ड वायरुलेंट, ठीक है। वायरुलेंट क्या? डेंजरस। तो जो लैक्टिक साइकिल के बाद जो सेल्स बनेंगे ना उसको हम कहेंगे वायरुलेंट फेजेस। जो लाइसोजेनिक के बाद बनेंगे उसको हम कहेंगे टेम्परेट फेजेस। इसी तरह देखिए यहाँ पे कहे कि स्पाइरोल्यूपिन मॉलिक्यूल क्या है? आप सबको पता है कि ग्लूकोज है। यहाँ पे जो नेक्स्ट दो डायग्राम्स हमने दिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें।
इस डायग्राम को ध्यान से देखिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं। अच्छा, सबसे रिसेंट एमसीक्यूज जो इससे आया है वो ये था कि फ्यूमरेट को हम मिलेट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ये आपके पास फ्यूमरेट है, ये आपके पास मिलेट है ना, फ्यूमरेट को मिलेट में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये एमसीक्यूज आया था। तो देखें इसके लिए कौन सा एंजाइम है, मिलेट डिहाइड्रोजिनेज, मींस ये डिहाइड्रोजिनेशन करेगा, देख सकते हो ना, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेशन करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो ये एमसीक्यूज आज आया था इससे। इसके अलावा परसों इससे एमसीक्यूज आया था यहां से कि इसके अंदर डायरेक्ट एटीपी कितने बनते हैं। तो देखिए क्रेब्स साइकिल के अंदर डायरेक्ट एटीपी सिर्फ एक बात है, ये जीडीपी आगे जाकर एडीपी को अपना फॉस्फेट ग्रुप देगा, उससे एटीपी बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एटीपी कितने बनते हैं, डायरेक्ट एटीपी क्रेब्स साइकिल के अंदर एक बनता है, ठीक है। अच्छा देखिए इससे और जो दूसरा एमसीक्यूज आया था कि वो ये आया था कि सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए इसके लिए भी क्या है, डिहाइड्रोजनेशन होगी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। फ्यूमेरेट को मिलेट में कौन कन्वर्ट करेगा, मिलेट डिहाइड्रोजिनेज, मिलेट फिर कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में। इसी तरह एक एमसीक्यूज ये आया था कि ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं। तो ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। और इसके अंदर क्या था, और इसके अंदर इस तरह कोई खास पॉइंट है नहीं, बस याद रखिए डायरेक्ट एटीपी 1 बनेगा, सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में और फ्यूमेरेट को मिलेट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे। पहला सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, दूसरा फ्यूमेरेट डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है, मिलेट डिहाइड्रोजिनेज है। इसी तरह ऑक्सलेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा देखिए यहाँ पे एमसीक्यूज आया था अल्डोलेस का कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बनता है उसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जो एंजाइम यूज करते हो वो है अल्डोलेज एंजाइम, ठीक है। इसी तरह देखें एक एमसीक्यूज यहाँ से ये आया था कि इसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी कितनी है। तो 2 एटीपी हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर ले, एक एटीपी यहाँ पर ये कंज्यूम हो गई आपका पहला एटीपी, एक यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो गया आपका दूसरा एटीपी, जबकि टोटल एटीपी बनते कितने हैं देखें, 2 एटीपी ये बने, 2 एटीपी ये बने, तो टोटल 4 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि नेट एटीपी गेन ग्लाइकोलाइसिस में कितना है तो 2 एटीपी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नेट एटीपी गेन इन ग्लाइकोलाइसिस तो 2 एटीपी। अगर आपसे पूछे कि कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं तो 2 एटीपी। अगर आपसे पूछे कि टोटल एटीपी फाउंड इन ग्लाइकोलाइसिस तो 4 एटीपी, ठीक है। डायरेक्ट एटीपी क्यों, क्योंकि फिर ये जो आपके पास एनएडी वगैरह होती है ये भी आगे जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके पास एटीपी इनसे भी बनते हैं। तो ये हम डायरेक्ट एटीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए फिर ऐसा है कि एचआईवी जो वायरस है ये कौन से सेल्स पर एक्ट करते हैं। तो ये CD4 हेल्पर सेल्स पर एक्ट करते हैं, ठीक है, CD4 हेल्पर सेल्स पर। एचआईवी मीन ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। फोटो रेस्पायरेशन का फिर पूछा है कि फोटो रेस्पायरेशन किस वजह से होता है। तो देखिए फोटो रेस्पायरेशन रोबेस्को एंजाइम है, उसकी मेन रीजन वही है। ये एमसीक्यूज टेस्ट के अंदर 19 जुलाई को आया था पेशावर में। ये काफी कुछ अजीब तरह का क्वेश्चन था कि अभी, लेकिन इसके अंदर जो फिर सबसे एक्यूरेट ऑप्शन है ना वो फिर क्लोरोप्लास्ट आपने सेलेक्ट करना है। और इसकी मेन जो रीजन है ये रोबेस्को एंजाइम की वजह से होता है, क्योंकि रोबेस्को कार्बोक्सिलेज की तरह भी एक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं, ऑक्सीजन की भी। ये कब होता है, रीजन बताइए, जब ये ड्राई कंडीशन में होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इसी तरह फोटो रेस्पायरेशन 3 ऑर्गेनिज्म में होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एमसीक्यूज आए हैं, आज भी एक एमसीक्यूज आया है। मैं ये डायग्राम आपको जरा बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखें सबसे पहली चीज ये है ना कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटो रेस्पायरेशन का कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ग्लाइकोलेट, ठीक है, ये चेक कर लें। और ये आज एमसीक्यूज आया था, ठीक है, ये आज एमसीक्यूज आया था कराची सेंटर में। अच्छा देखिए फिर इसके बाद देखिए पेरोक्सिसोम में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ग्लाइसिन। फिर इसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा एंजाइम बनेगा, सीरीन, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसको याद कर लें, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले ग्लाइकोलेट, फिर ग्लाइसिन, फिर सीरीन, ठीक है, CPM
GGS, ठीक है। तो ये आप याद कर ले ताकि आपको फाइनल प्रोडक्ट्स का पता हो कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा। बाकी आप ये अगर याद करते हैं किस तरीके से बनता है कोई वो नहीं है, ठीक है। बस सिर्फ याद करें पेरोक्सिसोम के अंदर क्या है, देखिए ऑक्सीजन की फिक्सेशन हो रही है और ये इंपॉर्टेंट है। पेरोक्सिसोम के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन की फिक्सेशन हो रही है, ठीक है। देखिए अगर आपने ये पूरे नोट्स लेने हैं हमारे, तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करके ये ले सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यहाँ पे एमसीक्यूज ये आया था ना कि ये साइटोक्रोम A3 है आपके पास, ये पास देख लें, ये साइटोक्रोम A3 है कि इसको कौन ऑक्सीडाइज करते हैं। तो देखिए मैंने एक पूरा डायग्राम दिया है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बेहतरीन समझ आ जाए। देखिए जो आपके पास बायोएनर्जेटिक्स है इसके अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, फोटो रिस्पायरेशन, C4 फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक्स आप कर ले अगर आप पूरे चैप्टर नहीं करते। देखिए तो साइटोक्रोम A3 को कौन ऑक्सीडाइज करते हैं, साइटोक्रोम A। यहाँ पे आप देख लें कोएंजाइम क्यों ने साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज किया, साइटोक्रोम B ने साइटोक्रोम C1 को, साइटोक्रोम C1 ने साइटोक्रोम C को, साइटोक्रोम C ने साइटोक्रोम A को, A ने A3 को, और A3 ने अपने फाइनल इलेक्ट्रॉन्स दिए हाइड्रोजन एटम को और आपके पास बना ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन को अपने फाइनल इलेक्ट्रॉन्स दिए तो आपके पास वाटर बना, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो साइटोक्रोम A3 अपने इलेक्ट्रॉन्स किस चीज को देता है, ऑक्सीजन को, और उससे क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी देखिए अक्सर हम कहते हैं ना कि NADH जो है वो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बनाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, 3 ATP, जबकि FAD जो है तो ये 2 ATPs बनाता है। तो इसकी रीजन ये है, देखें यहाँ पे आप चेक कर लें, ये FAD जो है ना ये NAD के बाद स्टार्ट होता है। मीन जो FAD है ना ये पहले भी एक साइकिल करता है। देखिए यहाँ पे NAD ने पहले एक साइकिल किया हुआ है, फिर उसके बाद FAD अपना साइकिल स्टार्ट कर लेता है। तो जो आपके पास NAD है ना ये एक साइकिल एक्स्ट्रा करता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को फॉर्म करना है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह देना है, इसलिए जो आपके पास NAD है इससे 3 ATP बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जबकि FAD से 2 ATPs बनते हैं, ठीक है। इसकी अभी आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। देखिए यहाँ पर ये पहले है इससे, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर पूछा गया था कि डेविसन और गर्मर एक्सपेरिमेंट जो है ये किस बारे में था। तो डेविसन गर्मर ने इलेक्ट्रॉन नेचर्स को प्रूव किया था इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ से आज एमसीक्यूज आया था, ये इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन की बात यहाँ पे हमने की है। आज एमसीक्यूज आया था कि डेविसन और गर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की रिफ्लेक्शन हुई थी, इंटरफेरेंस हुई थी, क्या हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन हुई थी, ठीक है। डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन हुई थी। यहाँ पर हमने नोट्स में ऑलरेडी पहले से दिया, ये 19 जुलाई को आया था, हमने सॉल्व किया, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको ये समझा देता हूँ इनका ये एक्सपेरिमेंट। इन्होंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूव किया था। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या था, वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन एमिट्स होंगे। ये हमने एक वैक्यूम लिया है, वैक्यूम क्यों लिया है, ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिस्टर्ब ना हो और बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स का उसके ऊपर कोई असर ना हो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हिट हो गए निकल टारगेट के ऊपर। ये भी एमसीक्यूज आ सकता था कि डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट में टारगेट कौन सा यूज हुआ था, तो निकल हमने क्यों यूज किया, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो काफी ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिट होंगे, हीट प्रोड्यूस होगी, तो उस हीट की वजह से ये मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने निकल को यूज किया। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब आपके पास हिट हो गए, हिट होने के बाद इनकी डायफ्रैक्शन हो गई। अभी देखिए यहाँ पर ये डायफ्रैक्शन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स की डायफ्रैक्शन हो गई, फिर एक मूवमेंट डिटेक्टर है उसने इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट किया, यहाँ पर एक एंगल बना, इस एंगल से फिर उन्होंने बाकी आगे कैलकुलेशंस की, आप चेक कर लें। अच्छा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का उन्होंने बताया कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके पास वो कैरेक्टर ऑफ लाइट को हमने प्रूव किया था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास डायफ्रैक्शन भी होती है और इंटरफेरेंस भी। एमसीक्यूज इंपोर्टेंट है, आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कौन से लाइट को यूज किया था, मोनोक्रोमेटिक लाइट को। मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सा होता है, जिसका सिंगल वेवलेंथ हो, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ। इस तरह के लेजर हमारे पास एक तरह से मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। तो ये आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा इसकी वेवलेंथ किस चीज के बराबर होनी चाहिए, जो स्लिट है ना इसकी बराबर होनी चाहिए। अगर इससे कम या ज्यादा होगा तो फिर आपके पास कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये जो वेवलेंथ है ना ये इस स्लिट की बराबर होनी चाहिए, तकरीबन इसके बराबर होनी चाहिए। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा AMC का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो उसकी 7000 फीस है। उसमें हम आपको
देखिए अगर आप हमारे एमसी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो उसकी 7,000 फीस है, उसमें हम आपको वर्बल की भी तैयारी करवाएंगे, आप डेमो वीडियोस चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। नॉन वर्बल की भी तैयारी करवाएंगे, इंग्लिश की भी वीडियो लेक्चर्स की तैयारी करवाएंगे, इसी तरह पास पेपर्स के आपको नोट्स भी मिलेंगे, सेलेक्टेड नोट्स भी मिलेंगे, जिस तरह देखिए अभी आप ये चेक कर सकते हो, टीचर का सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम आपको एक दिन में भी तैयारी करवा सकते हैं, 2 दिन में भी तैयारी हो सकती है। अगर आपने ये लेना है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप रब्ता कर ले 032176462526। ठीक है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आपको सिर्फ ये पास पेपर्स चाहिए ना, तो ये जो आपको फाइल नजर आ रही है, अगर यही पास पेपर्स चाहिए तो इसकी 5,000 कीमत है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने सिर्फ क्वेश्चंस लेने हैं और हल आपने उनको खुद करना है तो हम आपको 1,500 के अंदर दे देंगे। इसके अलावा अगर आपने सिर्फ वर्बल नॉन वर्बल इंग्लिश की तैयारी करनी है तो उसकी हम आपसे 3,000 चार्ज करेंगे। ये भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर रब्ता करके ले सकते हैं। ये तमाम कंटेंट आपको ऑनलाइन मिलेगा हमारी वेबसाइट के थ्रू। पेमेंट आपने बैंक अकाउंट, इजी पैसा, जैसकैश के थ्रू करनी है। हमारी तरफ से 5 से 10 मिनट लगते हैं आपको ये पूरा पैकेज एक्टिव करने में। ठीक है।